हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग। बच्चों ये पूरी बात सिर्फ पढ़ने की है, इसको आप पढ़ लेना। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको बेस के लिए, आपके बेस के लिए कुछ इफेक्ट करे। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, जो कि आपकी हिस्ट्री होती है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक इवेंट्स की। क्या होती है इकोनॉमिक इवेंट्स? जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि इकोनॉमिक इवेंट्स एक हमारी ट्रांजैक्शन इन मनी होती है, इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो। अब देखते हैं ये क्या कहता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इकोनॉमिक इवेंट एंड इकोनॉमिक इज नोन as happening as consequences of business organization which consist of transaction की बात कर रहा है, ठीक है, which is measurable in monetary terms। सबसे बड़ी बात monetary terms में बिल्कुल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ मशीनरी। अब ए ने बी से मशीनरी खरीद ली मानो, तो ये हमारी एक इकोनॉमिक इवेंट है। परचेज, इंस्टॉलिंग, कीपिंग, जो भी है ये सारी सेल ऑफ मर्चेंडाइजिंग टू द कस्टमर, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, परचेज ऑफ मटेरियल्स, सप्लाईज, पेमेंट ऑफ मंथली रेंट, ये सारी इकोनॉमिक इवेंट्स है हमारे। आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड रिकॉर्डिंग ऑफ कम्युनिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब है? देखिए, आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि हमें आइडेंटिफाई करना है ट्रांजैक्शन को। इट मींस डिटरमाइनिंग वेदर द ट्रांजैक्शन टू रिकॉर्ड, टू आइडेंटिफाई इवेंट which are to be recorded. It involves observing activity and selecting those events that are considered with financial character। जाहिर सी बात है, हम बुक्स में वो ही रिकॉर्ड करेंगे जो जिसका फाइनेंशियल एक कैरेक्टर होगा, रिलेट टू द ऑर्गेनाइजेशन, द बिजनेस ट्रांजैक्शन। फालतू की बात है, सिर्फ ऐसा कुछ नहीं बताया जो हमारी नॉलेज को बढ़ाए। आइडेंटिफिकेशन बताया सिर्फ कि आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। जाहिर सी बात है, अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है उसको पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो दूसरी बात, उसको मेजरमेंट। अब क्या होता है ना बच्चों, हर ट्रांजैक्शन का, जितनी कुछ भी ट्रांजैक्शन हो तो उसकी मेजरमेंट बहुत जरूरी है इन टर्म्स ऑफ मनी। मान लीजिए मैंने कोई भी एक कार खरीदी, तो जाहिर सी बात है मैं कार वो शोरूम से खरीदूंगा। वो शोरूम वाले मुझे एक कॉस्ट बताएंगे कि मान लो ये 15 लाख की गाड़ी है, ये 20 लाख की गाड़ी है, ये 20 लाख की, या 1 करोड़ की गाड़ी है, 10 लाख की गाड़ी है, मान लो कुछ भी मान लो। तो ये एक तरह से मेजरमेंट हुई इस ट्रांजैक्शन की ये मेजरमेंट हुई कि मैं अगर एक गाड़ी खरीद रहा हूं तो इस ट्रांजैक्शन की ये मेजरमेंट हुई। It means qualification include estimate of business transaction into a financial terms। ये आपके, जो मैं ये मार्क कर रहा हूँ अपनी पीडीएफ में, ये आपके लिए एक तरह से माना जाए तो बुलेट्स वर्ड है। ये आपको अगर आप लर्न करोगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, आपके नंबर एक अलग ही लेवल पर चले जाएंगे। बाय यूजिंग मॉनेटरी यूनिट्स, जाहिर सी बात है, अगर मैं यूएसडी में गाड़ी लेता हूं तो यूएसडी में उसका पैसा आएगा, मान लो 1000 यूएसडी, रुपीज नहीं, 1000 यूएसडी आ जाएगा। अगर मैं रुपीज में लेता हूं तो 10 लाख रुपए रुपीज में आ जाएगा। तो ये हमारी यूनिट्स हुई सारी। देखिए, रुपीज एंड पैसा एंड मेजरिंग यूनिट इन द इवेंट कैन नॉट बी क्वांटिफाइड इन द मॉनेटरी टर्म्स, इट कैन नॉट बी कंसीडर्ड रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट। जाहिर सी बात है, अगर हमारी बुक्स में अगर कोई मॉनेटरी टर्म में नहीं है तो वो रिकॉर्ड भी नहीं हो सकता। रिकॉर्डिंग, अब ये तीसरा स्टेप कह रहा है रिकॉर्डिंग का। ये हमारा पहला स्टेप था, ये हमारा दूसरा स्टेप है, ये हमारा तीसरा स्टेप है। ये थोड़ा बच्चे इसके थोड़ा देख लेना, ये थोड़ा अजीब सा चल रहा है पेन। वंस द इकोनॉमिक इवेंट आर आइडेंटिफाइड एंड मेजर्ड, आपने आइडेंटिफाई कर लिया और मेजर कर लिया फाइनेंशियल टर्म्स में, अब इसकी बारी है, आप इसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करिए। इंफॉर्मेशन इज समराइज्ड एज पर वेल प्रैक्टिसेस आर मेड, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, इसने वही पॉइंट्स को बार बार इलेबोरेट करे जा रहा है। कम्युनिकेशन, अब हमने अपनी बुक्स को आइडेंटिफाई करा, उसको हमने मेजर करा, उसको हमने रिकॉर्ड करा, तो रिकॉर्ड करके कम्युनिकेट ही तो करेंगे, अपने पास तो रखेंगे नहीं। हम अपनी बुक्स अपने अपने लिए तो बना नहीं रहे, हम बना रहे हैं कि हम यूजर्स को दे सकें। हमारी कोई कंपनी में कोई इन्वेस्ट करना चाहे, हम उस इन्वेस्टर को दे सके कि आज हम इस पोजीशन पे हैं। देखिए आगे चलते हैं। द इकोनॉमिक इवेंट आर आइडेंटिफाई, मेजर एंड रिकॉर्डेड इन ऑर्डर टू pertinent information is gathered and generated and communicated in a certain form to management and
इंटरनल एक्सटर्नल यूजर, जाहिर सी बात है। देखिए जैसे मैंने आपको कहा इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर, जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि यूजर्स हमारे कई तरीके के होते हैं। अब देखिए गवर्नमेंट मैंने एक बताया आपको, तो गवर्नमेंट क्या है, हमारा एक्सटर्नल यूजर है, हमारे इंटरनल तो है नहीं। क्रेडिटर्स क्या है, हमारे एक्सटर्नल यूजर है। इन्वेस्टर्स क्या है, हमारे एक्सटर्नल यूजर्स है। एक्सटर्नल एजेंसीज क्या है, हमारे एक्सटर्नल यूजर्स है। तो आप कहेंगे सर अगर सारे ही एक्सटर्नल है तो इंटरनल क्या है, नहीं इंटरनल है। इंटरनल के अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हमारे एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज क्यों, आप कहेंगे एम्प्लॉइज को हमारी हमारी बुक्स की क्या जरूरत है, जरूरत है। अगर वो देखना चाहेंगे कि उनकी कंपटीशन, उनकी उनकी सैलरी की कंपटीशन, उनके ईपीएफ ईएसआई की कंपटीशन, उनके बोनस की कंपटीशन की ठीक हुई है, तो वो हमारी बुक्स को चेक करेंगे। दूसरी बात, एम्प्लॉइज के अलावा कौन, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। अब आप कहेंगे मैनेजमेंट क्यों सर, मैनेजमेंट भी तो देखना चाहेगी कि हमारी पोजीशन क्या चल रही है, हमारी पोजीशन इस वक्त मार्केट में क्या है। तो वो अपनी फाइनेंशियल्स को देख के वो अपनी मैनेजमेंट अपनी पोजीशन बताती है। ऐसे कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमारे इंटरनल इफेक्ट कर, इंटरनल यूजर्स होते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। ठीक है, these reports provided useful to a variety of users which are assembling the financial performance। अब देखिए इसने कहा पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज, एंटरप्राइज प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बिजनेस एक्टिविटीज। अब प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कौन करेगा, हमारी मैनेजमेंट करेगी। एंड मेकिंग नेसेसरी डिसीजन फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये सब काम हमारे मैनेजमेंट के हैं। The accounting information should be designed in such way that the right information is communicated to the right person। रिपोर्ट कैन बी डेली वीकली, वो तो अब वो एंटिटी के ऊपर है कि वो अपनी रिपोर्ट्स कैसे देना चाहती है, कि डेली देना चाहती है, वीकली देना चाहती है, कुछ भी दे सकती है एंटिटी, ये वो उनके ऊपर है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है, ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू अ बिजनेस एंटरप्राइज, या ये ऑर्गेनाइजेशन उसको कंसर्न कर रहे हैं कि जिसके बिहाफ पे हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, ये वो ऑर्गेनाइजेशन को ले रहे हैं। तो वेदर द प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आपको पता ही होगा हमारी दो तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होती है, दो तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब मैं आपको बताऊं तो एक होती है हमारी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक होती है हमारी एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हम इसको एनपीओ भी बोल देते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोल देते हैं। तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है, जिनका जिनका काम है प्रॉफिट कमाना, जो प्रॉफिट कमाने के लिए बैठी है, जिनका कोई मतलब नहीं है सोशल वर्क से, जिनको सिर्फ अपना पैसा चाहिए। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो रिलायंस इंडिया लिमिटेड, टाटा, बिरला, ये सारे हमारे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ बैठे हुए हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए। अगर मैं आपको एक एनपीओ का एग्जांपल दूं तो आईसीएआई, जैसे मैंने कहा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये हमारी एनपीओ है। ये हमारा सिर्फ हमसे पैसे तो लेती है, ये मेंबर्स से पैसे लेती है, ये स्टूडेंट से पैसे लेती है। तो लेकिन लेकिन ये जो पैसा लेती है ये अपने बिजनेस को बढ़ाने के उसमें लगाती है, सिर्फ ये सोशल एक्टिविटीज में लगाती है, अपने बिजनेस में लगाती है। ये कोई डिविडेंड डिविडेंड को डिक्लेयर करके अपनी पब्लिक में नहीं बांटती। ये कंपनीज क्या होती है, ये जो कमाती है ये अपने जो मेंबर्स होते हैं उसमें डिविडेंड डिक्लेयर करके ये बांट देती है, लेकिन ये कंपनी नहीं बांटती। ये सिर्फ सोशल या फिर पब्लिक रिलेटेड वर्क के लिए ये अपना पैसा लगाएंगी। ये कभी भी किसी पर्टिकुलर उसको फायदा नहीं देगी, ये इन जनरल सोसाइटी में फायदा देगी। जैसे कि आपने सुना होगा कई सारे एनपीओ होते हैं, ये उनका एग्जांपल है। तो आगे चलते हैं, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो नॉन प्रॉफिट हो, डिपेंड नहीं करता, डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ एक्टिविटीज एंड लेवल, ये लेवल कोई बात नहीं। अब ये बात कर रहा है इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल, कौन कौन इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल है। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि कौन कौन हमारे इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि आपके एक्सटर्नल तो ये सारे हो गए, गवर्नमेंट हो गई, क्रेडिटर्स हो गए, आपके इन्वेस्टर्स हो गए, एक्सटर्नल एजेंसीज हो गई, इंटरनल में आपके एम्प्लॉय हो गए, मैनेजमेंट हो गए। अब इसको जल्दी जल्दी रीड करते हैं ये एनसीईआरटी में क्या कहता है। Accounting is a means by which necessary financial information about business enterprise is communicated and is also called the language of business. Many users need financial information to make decisions. These users can be divided into
टू ब्रॉड कैटेगरीज, इंटरनल यूजर्स और हमारे एक्सटर्नल यूजर्स। दो तरह के यूजर्स होते हैं। इंटरनल यूजर इंक्लूड्स चीफ एग्जीक्यूटिव, सीएफओ, वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे, इसने कहानी बोल दी। ये कौन है? ये सब हमारी मैनेजमेंट है जो मेरे इस पॉइंट पर कवर हो गई। और दूसरी इसका एक्सटर्नल यूजर इंक्लूड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। अब आपने वर्ड सुना होगा इन्वेस्टर्स और एक पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, इन दोनों में फर्क क्या होता है? इन्वेस्टर्स तो वो होते हैं जैसे कि, अगर वैसे इनमें बहुत माइनर सा फर्क है। इन्वेस्टर वो होते हैं जो रेडी बैठे पैसा लेके हम हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, या जो इन्वेस्ट कर भी चुके हैं हम उसको इन्वेस्टर्स बोलते हैं। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जिनके पास पैसा है बट अभी वो कंफ्यूज है कि कहाँ पर पैसा लगाया जाए, मेरी कंपनी में लगाया जाए, किसी और की कंपनी में लगाया जाए। वो हमारे फ्यूचर में जाके इन्वेस्टर्स बन सकते हैं, वो हमारे फ्यूचर्स में जाके इन्वेस्टर बन सकते हैं। और वो पोटेंशियल इन्वेस्टर कब बनेगा? जब उसको ग्रोथ दिखेगी, जब उसको ग्रोथ दिखेगी हमारे बिजनेस में कि औरों के बिजनेस में, औरों की बिजनेस कर रही है 10% की ग्रोथ, मेरा बिजनेस कर रहा है 15% की ग्रोथ, तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टर अपना पैसा यहाँ पर लगाएगा। तो इस प्रोसेस को, पोटेंशियल इन्वेस्टर को इन्वेस्टर बनाने के लिए हमें फाइनेंशियल दिखानी पड़ती है कि हम कितना ग्रोथ कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर्स में। एक्सटर्नल यूजर पोटेंशियल इन्वेस्टर क्रेडिटर्स, जैसे मैंने आपको कहा, बैंक, अदर फाइनेंशियल, डिवेंचर होल्डर्स। अब क्या है इसका कॉन्सेप्ट, मैं आपको बाद में बताऊंगा डिवेंचर होल्डर्स का कॉन्सेप्ट क्या है। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए डिवेंचर होल्डर्स भी हमारे एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। टैक्स अथॉरिटीज, अब टैक्स अथॉरिटीज क्यों है? अब देखिए मैंने गवर्नमेंट के पॉइंट में ना ये सारी टैक्स अथॉरिटीज इंक्लूड कर दी। क्या होता है गवर्नमेंट, क्या होती है गवर्नमेंट ना हमसे टैक्स कलेक्ट करती है। तो अब इस टैक्स को कैसे कंप्यूट करें? तो गवर्नमेंट कहती है कि तुम अपनी जो बैलेंस शीट बना रहे हो ना, तो उसमें उसके हिसाब से हम टैक्स कंप्यूट करेंगे तुम्हारा। तो उस बैलेंस शीट के हिसाब से टैक्स कंप्यूट किया जाता है। तो जब तक हम बैलेंस शीट ही बनाएंगे तो टैक्स कैसे कंप्यूट होगा? टैक्स तो कंप्यूट हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हमें गवर्नमेंट को भी बैलेंस शीट देनी पड़ती है। रेगुलेटरी एजेंसीज, मतलब ये तो जैसे इसने कहा कंपनी अफेयर्स, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। अगर क्या होता है जब हर कंपनी की ना अपनी जैसे रिटर्न जाती है, हर कंपनी की अपनी रिटर्न जाती है, ये मैं आपको कभी बाद में बता दूंगा अगर ये कहीं कवर हुआ तो, कि हर कंपनी की अपनी अपनी रिटर्न जाती है। ये थोड़ी हाँ ठीक है। तो इस रिटर्न में क्या होता है, इसमें हम ना अपनी बैलेंस शीट और फाइनेंशियल हम अपनी कंपनी कंपनी के ये हम सबमिट करते हैं आरओसी में। आरओसी क्या होता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ये क्या होता है, हर स्टेट का या जोनल का ये होता है। इसमें हम कोई भी कंपनी जहां पर रजिस्टर्ड होती है वहां की कंपनी इसको अपने बुक्स अपने इसमें जाके सबमिट करती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में। आगे चलते हैं। Why do users want accounting information? देखो ये चीज, वही चीज बार 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 आ रही है। Accounting as a source of information. As I discussed, accounting is a definite process interlinking activity. It begins with the definition and presentation. Generation of information, ऐसी कुछ ये नॉलेज नहीं दे रहा जो हमारे काम आए, हमारी नॉलेज को बढ़ाए। ये सिर्फ बातें बता रहा है। आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, ना चाहे तो मत पढ़िए। Essential useful information, introduction of computer, the role of accounting, general accounting information, financial accounting system। देखिए अब ये डेफिनेशन दी है, ये डेफिनेशन पढ़िए एक बार। Financial accounting assists keeping a systematic record of financial transactions, the preparation and presentation of financial reports in order to arrive at the measure of the organization's success and financial soundness. It relates to the past period, serves to stewardship function and is monetary in nature. It is primarily concerned with the provision of financial information to the stakeholders. अब क्या होता है, अब हम अकाउंटिंग करते हैं, तो अकाउंटिंग क्या होती है ना, अकाउंटिंग तो हम मान लीजिए एक साल है, तो मैं आपको बताऊं दो तरीके के ईयर्स होते हैं। एक होता है कैलेंडर ईयर्स
एक होता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर में क्या होता है, कैलेंडर ईयर हमारा चलता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, चाहे आप यहाँ 19 लगा लो, 20 लगा लो, 21 लगा लो, कुछ भी लगा लो। और जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो हमारा चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अब यहाँ आप 19 लगा लो, 20 लगा लो, कुछ भी लगा लो, वो अपने हिसाब से चेंज होता रहेगा। तो ये इन दोनों में फर्क होता है। कई बच्चों को तो ये फर्क भी नहीं पता होता कि फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर और प्रीवियस ईयर क्या होता है। प्रीवियस ईयर क्या होता है बच्चों, जैसे ये प्रीवियस ईयर जो वर्ड यूज किया जाता है ना, ये बेसिकली टैक्स में किया जाता है। जो टैक्सेशन की बात आती है ना, ये तब किया जाता है, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। बेसिकली यही दो होते हैं, लेकिन ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं। असेसमेंट ईयर ये क्या होता है, प्रीवियस ईयर ये होता है जिस पीरियड का वो टैक्स है, जिस पीरियड का टैक्स है। असेसमेंट ईयर नाम से ही बता रहा है, मैं वो हूं जिस पीरियड में आप असेस कर रहे हो पुराने टैक्स को, जिस पीरियड में आप असेस कर रहे हो पुराने टैक्स को। मतलब प्रीवियस ईयर का टैक्स किया जाता है असेसमेंट ईयर में कंप्यूट, कि आपने मान लो आपने पूरे साल इनकम कमाई 1 लाख रुपए की प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर में हम इनकम कमाते हैं, तो अब हम कंप्यूट करेंगे अगले साल। अगले साल असेसमेंट ईयर में कंप्यूट करेंगे कि हाँ हमने 1 लाख की इनकम कमाई, तो इसमें मान लीजिए कि 15,000 का टैक्स बनता है। तो अब हम अगले साल कंप्यूट करेंगे। हम इसी साल तो कंप्यूट कर नहीं सकते कि हम पूरे साल क्या कमाएंगे पैसा, तो इसलिए हम साल खत्म होने पर असेसमेंट ईयर में कंप्यूट करते हैं कि हाँ भाई हमने पूरे साल 1 लाख रुपए कमाए, उस पर मेरा 15,000 का टैक्स बन रहा है। तो ये होता है अंतर इन चीजों में।